अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है मैं लेक्चर नंबर 8 जो कि वीक नंबर 4 में हमारा आज सेकंड लेक्चर है उसमें मैं आपको वेलकम करता हूँ। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट प्लान, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब आपने किसी भी प्रोजेक्ट का जो है स्ट्रक्चर डेवलप करना है, आपने उसका प्लान डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो उसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन राइटअप करना है, देन प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने लिखना है, फिर रिस्क एनालिसिस करना है, उसके बाद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। देन आपको मैंने वर्क ब्रेकडाउन का बताया था, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग का बताया था और रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस मेजरमेंट के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। फिर हमारी डिस्कशन जो है वो वर्क पैकेजेस के ऊपर हुई थी, टास्क के ऊपर हुई थी, डिलीवरेबल्स के ऊपर हुई थी और माइलस्टोन्स के ऊपर हुई थी। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है प्रोजेक्ट को आप डिफरेंट लेवल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में। इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मज़ीद डिकम्पोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये उसकी हमने एक एग्जांपल की थी। देन फिर मैंने आपको डेफिनेशंस बताई थी कि डिलीवरेबल्स क्या होते हैं और माइलस्टोन्स क्या होते हैं। ठीक है, और फिर माइलस्टोन की एग्जांपल मैंने आपको बताई थी। माइलस्टोन के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है कि हम ईच पैकेज एंड टास्क इट इज़ यूजुअल टू डॉक्यूमेंट। जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं या टास्क होते हैं, हम उसको डॉक्यूमेंटाइज करते हैं, जिनके अंदर उनकी ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है, अर्लीस्ट उसकी स्टार्ट डेट होती है कि जल्दी से जल्दी हम उसको कब स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम उसको ख़त्म कब कर सकते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट डेट और अर्लीस्ट एंड डेट। देन टोटल पर्सन मंथ एफर्ट कि उसके ऊपर जो है कितने लोग जो है कितने पर्सन कितने टीम मेंबर जो है उसके ऊपर एक मंथ में काम करेंगे। उसके बाद प्री रिक्विजिट क्या है, ठीक है, डब्ल्यू का। ठीक है, कि आपके पास वर्क पैकेजेस और टास्क के जो प्री रिक्विजिट क्या है कि इन कामों को करने से पहले क्या काम करने हैं। ठीक है, देन डिपेंडेंट डब्ल्यूपीज और टास्क, और फिर क्या है आपने बताना है कि इन वर्क पैकेजेस के ऊपर और दूसरे टास्क या माइलस्टोन्स कौन से डिपेंड कर रहे हैं। देन इनका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन इसको कंट्रोल कर रहा होगा, कौन इसको मैनेज कर रहा होगा। तो इस चीज़ को हमने जो है डिस्कस किया लास्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर फिर मैंने आपको ये फ्लो बताया कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, उसकी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन आपने बतानी है। ये जनरल एक्टिविटीज़ हैं आपकी, ये सारी की सारी जनरल एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ को आपने डीकम्पोज करना है, इन एक्टिविटीज़ को आपने डीकम्पोज करना है। और ये डीकम्पोज करने के बाद ये जो है ये आपके क्या बन जाते हैं, माइलस्टोन्स बन जाते हैं, माइलस्टोन बन जाते हैं। ठीक है, देन प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट्स ऑल अबाउट टाइम। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम को डिस्कस किया जाएगा। स्केजुलिंग होती क्या है, व्हाट विल बी डन एंड हु विल बी वर्किंग, कि क्या किया जाएगा और कौन करेगा। रिलेटिव टाइमिंग ऑफ टास्क एंड टाइम फ्रेम्स, हमारे पास वो टाइम ड्यूरेशंस कौन सी होंगी जिस दौरान ये काम परफॉर्म किए जाएंगे। अ कंसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लान, कि ये एक कंप्लीट आपके पास जो है कंसाइज फॉर्म के अंदर आपके प्लान का जो है वो स्केजुअल होता है। ठीक है, स्केजुलिंग को जो है जिस तरह आप एक फेज में जाकर दूसरे फेज में वापस आते हैं, जो उसके मतलब के डिपेंडेंट फेजेस होते हैं या जो उसके प्री रिक्विजिट फेजेस होते हैं, उन सब की जो है अलग-अलग से आपको एक्टिविटीज का जो है टाइम स्केड्यूल करना पड़ता है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट एंटिटीज का, सेपरेट सेपरेट माइलस्टोन्स का आपको टाइम स्केड्यूल करना पड़ता है। तो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज को। टू डिटरमिन ऑप्टिमल स्केड्यूल वी नीड टू आइडेंटिफाई ऑल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज, कि जब भी हमने स्केड्यूल बनाना है तो हमें उस प्रोजेक्ट की डिटेल एक्टिविटीज का अंदाजा होना चाहिए। डिटरमिन द प्रेसिडेंस रिलेशंस अमंग एक्टिविटीज, ये पता होना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी पहले परफॉर्म होनी है और कौन सी एक्टिविटी बाद में परफॉर्म होनी है। देन बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी कैन डेवलप मैनेजरियल टूल्स फॉर प्रोजेक्ट कंट्रोल, कि जब आपके पास इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म करनी है, देन फिर आप उन टूल्स को चूज करेंगे, उन मैनेजेरियल टूल्स को चूज करेंगे जिनको यूज करते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो अब हमें अपने प्रोजेक्ट की स्केजुलिंग करने के लिए हमें उसकी एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ेगी। ठीक है, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क के अंदर देखो सारी एंटिटीज आपस में जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड करके शो करवानी पड़ेगी। ठीक है, उसमें ये भी पता चल जाएगा कौन सी एक्टिविटी जो है वो पहले आएगी, कौन सी एक्टिविटी बाद में आएगी। तो ये एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी। ठीक है, पूरी की पूरी एक नेटवर्क डायग्राम बन जाएगी। एन एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम प्रोवाइड्स अ नोटेशन फॉर डॉक्यूमेंटिंग
नेटवर्क ऑफ टास्क, उसके अंदर सारे के सारे टास्क हम बताएंगे, ठीक है, जो हमें जरूरत है जिनको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और वो जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो सारे टास्क भी हमें बताने पड़ेंगे। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ईच टास्क, कि हर एक टास्क के ऊपर कितनी ड्यूरेशन लगेगी ये भी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब हमने एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनानी है तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल टास्क कितने हैं, ठीक है, और वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, और कौन से टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितनी ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है। अंडरस्टैंड? देयर आर नंबर ऑफ एक्टिविटी नेटवर्क टेक्निक्स, बहुत सारे तरीकाकार हैं इस एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम को बनाने के, विच आर सिमिलर इन नेचर। द मोस्ट कॉमनली यूज टेक्निक इज सीपीएम। सीपीएम स्टैंड फॉर क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है। तो आज के हमारे इस लेक्चर का जो जो बेसिक मकसद था कि हमने सीपीएम को यूज करते हुए एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखनी है, ठीक है, एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम बनाना सीखनी है। तो सीपीएम अप्रोच फॉर प्रोजेक्ट स्केजुलिंग जो है वो किस तरीके से यूज की जाएगी। सीपीएम अप्रोच टू प्रोजेक्ट स्केजुलिंग यूजेस नेटवर्क प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किस तरीके से हम उसकी प्रेजेंटेशन बनाते हैं जी, किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो रिफ्लेक्ट करता है वो एक्टिविटी प्रेसिडेंस रिलेशन, कि वो जो प्रेजेंटेशन होगी वो हमें उसको देख के ये पता चलेगा कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं और उनके आपस में क्या रिलेशंस हैं, ठीक है। और दूसरी चीज क्या पता चलेगी, एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम, कि हमें उन एक्टिविटीज की कंप्लीशन टाइम का अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हम क्या करते हैं अपनी नेटवर्क डायग्राम के अंदर जो है प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं यानी उसको पेश करते हैं या शो करते हैं। सीपीएम यूज्ड फॉर scheduling एक्टिविटीज such that the project completion time is minimized। सीपीएम को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं scheduling के अंदर, ताकि हमें पता चल सके कि हम अपने प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है उसको कितना मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंस क्या होती है, यानी कि डिपेंडेंसीज क्या हैं, और आपस में इनका रिलेशनशिप चार्ट कैसे बनेगा। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है एक्टिविटी का, फर्स्ट कॉलम एक्टिविटी का, इसके अंदर ये एक्टिविटीज के नाम लिखे हुए हैं A B C D, ये टेंटेटिव नाम है, इसकी जगह आप एक्चुअल नाम यूज करेंगे, जो प्रोजेक्ट की माइलस्टोन्स के नाम आपने रखे हुए होंगे वो नाम आप यूज करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने टेंटेटिव नाम रखे हैं कि ABCDEFGH, और साथ प्री डिसेसर का मतलब होता है कि इस एक्टिविटी ए को परफॉर्म करने से पहले क्या कोई और एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी मुझे। तो एक्टिविटी ए है ही पहली एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ए से पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए हमने उसका प्रीडिसेसर नन रख दिया है। और एक्टिविटी ए को परफॉर्म करने के लिए मुझे 90 डेज रिक्वायर्ड है, 90 डेज रिक्वायर्ड है। अब एक्टिविटी बी की बात करें तो बी से पहले ए है, तो इट मींस के ए जो है वो बी का प्रीडिसेसर है, ठीक है। तो बी को कंप्लीट करने के लिए ए का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो ए जो है वो इसका प्रीडिसेसर भी है, और इसका ये बी जो है वो डिपेंड भी ए के ऊपर कर रहा है। तो इसको बी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 15 डेज होंगे। तो इस तरीके से आपने अपनी नंबर ऑफ एक्टिविटीज जो है वो डिफाइन कर लेनी है, और उनके आपने प्रीडिसेसर डिफाइन कर लेने हैं, और साथ आपने उनकी ड्यूरेशन बतानी है कि कितनी ड्यूरेशन लगेगी इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपकी एक एक्टिविटी जो है वो किसी दो प्रीवियस एक्टिविटीज पर भी डिपेंड कर सकती है। जिस तरह जी एक्टिविटी है तो ये सी के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है, और आपके एफ के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में आपने डिफाइन करना होता है कि हमारी कौन सी एक्टिविटी किस किस एक्टिविटी के साथ लिंक्ड है। यानी अगर मैं नेक्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा हूँ तो नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले मेरे पास कौन कौन सी प्रीवियस एक्टिविटीज का कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए जिस तरह आई जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा है, जे जो है वो डी और आई पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से आपने पहले से अपना एक प्लान डिसाइड करना है, जिस प्लान के अंदर आपने नंबर ऑफ टास्क को आइडेंटिफाई करना है, नंबर ऑफ टास्क को आइडेंटिफाई करने के बाद यानी एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके प्रीडिसेसर्स को आइडेंटिफाई करना है, और देन उनकी ड्यूरेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अब इमीडिएट प्रीडिसेसर क्या होता है। इमीडिएट प्रीडिसेसर देखिए मैंने ए एक्टिविटी को बी एक्टिविटी के साथ जोड़ा है, तो एक्टिविटी ए इज एन इमीडिएट प्रीडिसेसर, यानी बी का इमीडिएट प्रीडिसेसर है ए, ठीक है। और अगर मैं पिछली डायग्राम पे वापस जाऊं तो डी का प्रीडिसेसर इमीडिएट प्रीडिसेसर कौन है, डी का इमीडिएट प्रीडिसेसर जी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बी क्या इसका डी का प्रीडिसेसर है, डी का प्रीडिसेसर है, लेकिन इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है। डी का इमीडिएट प्रीडिसेसर कौन सा है, वो जी ही है, ठीक है, ना कि बी है। तो हमें अपने प्रीडिसेसर्स का पता होना चाहिए फ्रॉम द एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन चार्ट।
we can determine immediate predecessors for each activity. ठीक है, because it is must be completed just prior to the commencement of B, यानी कि B की तरफ जाने से पहले आपको A का कंप्लीट होना आपके लिए जरूरी है। बेसिक टर्म जो इसके अंदर यूज की जाएंगी CPM, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड के अंदर वो ES की टर्म यूज की जाएगी, ES स्टैंड्स फॉर अर्ली स्टेट, और AD यूज की जाएगी, AD स्टैंड्स फॉर एक्टिविटी ड्यूरेशन, ठीक है, और EF यूज की जाएगी अर्ली फिनिश के लिए। और इस तरह आप अगर अर्ली फिनिश होगा तो लेट फिनिश भी होगा, ठीक है, और अगर अर्ली स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स के आप लेट स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो ये टर्म आपकी, ठीक है, लेट स्टार्ट और आपका अर्ली स्टार्ट ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, और अर्ली फिनिश आपका और लेट फिनिश आपका ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को क्या कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगी, एक्टिविटी की ड्यूरेशन आ जाएगी। सॉरी, कंबाइन नहीं, हम लेट में से अर्ली को माइनस करेंगे तो हमारे पास लेट एक्टिविटी की ड्यूरेशन आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम अर्ली स्टार्ट और जो है अर्ली स्टार्ट और एक्टिविटी ड्यूरेशन को प्लस करते हैं तो हमारे पास अर्ली फिनिश भी आ सकते हैं। और लेट फिनिश में से हम अगर अर्ली एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको प्लस माइनस करके बताता हूँ, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपको टर्म्स याद होनी चाहिए, ES अर्ली स्टार्ट, AD एक्टिविटी ड्यूरेशन, EF अर्ली अर्ली फिनिश, LF लेट फिनिश, और LS लेट स्टार्ट, ठीक है। लेट स्टार्ट, लेट फिनिश, अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, और पांचवी आपके पास एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और जो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम को जो है हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, ये दो तरीकों से हम जो है CPM को यूटिलाइज करते हैं। एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड पास और एक होता है जी बैकवर्ड पास, ठीक है। फॉरवर्ड पास के अंदर हम यूज करते हैं टर्म अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। फॉरवर्ड पास हमारे पास जो है इसके अंदर हम यूज करते हैं कौन सी दो टर्म्स, एक अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। और इस तरह जो हमारे पास बैकवर्ड पाथ होगा उसके अंदर हम यूज करेंगे क्या, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश, ठीक है। ये दो चीजें आपके आपने माइंड में बिठानी है कि दो तरीकों से हम CPM को कंप्यूट करते हैं, एक फॉरवर्ड पास है और एक बैकवर्ड पास है। तो जब फॉरवर्ड पास होगा तो हम अर्ली स्टार्ट करेंगे और अर्ली फिनिश करेंगे, लेकिन जब बैकवर्ड पास होगा तो हम क्या करेंगे, लेट स्टार्ट करेंगे और लेट फिनिश चेक करेंगे। तो अब ये जो हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं इनको हमने क्या किया, ड्रॉ किया है, इनको हमने ड्रॉ किया है। ये ए कहाँ से आया, ये ए हमने उधर से देखा, जो हमने क्या किया था, ये हमारा जो पास जो चार्ट था ये वाला, इससे हमने देखा ए और इसकी ड्यूरेशन, और उसके बाद बी, बी ए किस किस के साथ लिंक है, ए बी के साथ भी लिंक है, और ए इधर एफ के साथ भी लिंक है, और ए आपके पास आई के पास भी लिंक है, ठीक है। तो ये देखें, अब ए को हमने क्या किया, ए को बी के साथ भी लिंक किया, ए को एफ के साथ भी लिंक किया, और ए को आई के साथ भी लिंक किया। यानी ए जो है वो बी, एफ और आई का प्रीडिसेसर है। ये हमें कहाँ से पता चला, ये हमें वो प्रीवियस डायग्राम से पता चला। देन सी का प्रीडिसेसर कौन है, बी, और जी का प्रीडिसेसर है हमारे पास एफ, डी का प्रीडिसेसर है हमारे पास जी, एच का प्रीडिसेसर डी, और डी जो है ई का भी प्रीडिसेसर है और जे का प्रीडिसेसर है। और जे जो है ये जे के दो प्रीडिसेसर हैं, एक आपके पास डी है और एक आपके पास ये आई है, ठीक है। तो इसके दो प्रीडिसेसर हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम को बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से आपने बनाना है। जब आपके पास वो चार्ट दिया जाएगा उस चार्ट को देखते हुए आपको डिसाइड करना है कि मैंने किस एक्टिविटी को कहाँ पर प्लेस करना है। ये ना हो एक ही जगह जी लिखा हुआ हो, जी की जगह आई लिखा हुआ हो, आई की जगह सी लिखा हुआ हो, ठीक है। तो ये एरर जो हैं ये आपके प्रीडिसेसर को शो करते हैं, ठीक है, प्रीडिसेसर को शो करते हैं। और इसके अंदर जो ABCD लिखा हुआ है ये एक्टिविटी का नाम लिखा हुआ है, और जो आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं 1, 5 या 5 या 25 या 14, ये इस एक्टिविटी की टोटल ड्यूरेशन नजर आ रही है कि इस एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज लिखे हुए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जी, अर्ली स्टार्ट कब हो सकता है, इस प्रोजेक्ट को कब से स्टार्ट कब किया जा सकता है। तो स्टार्ट हम ए से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 0 इसका स्टार्ट डेट होगी और 90 इसकी जो है अर्लीस्ट फिनिश डेट होगी, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात कि 90 डेज थे टोटल, 90 डेज थे टोटल ए को कंप्लीट करने के लिए। तो हमने 0 डेज से शुरू करना है और 90 डेज तक जाना है, ठीक है। तो 90 डेज तक हम जब जाएंगे तो इट मीन्स कि 90 डेज इसका कंप्लीशन टाइम था। अब जब मैं बी की तरफ जाऊंगा तो बी देखो, बी के टोटल 50 डेज हैं, और बी कब शुरू होगा, जब ए खत्म हो जाएगा। ए कब खत्म हो रहा है, 90 डेज पे खत्म हो रहा है। इट मीन्स कि बी का इनिशियल टाइम 90 है
90 डेज से शुरू होगा और 105 डेज तक जाएगा। ठीक है, 90 डेज से शुरू होगा और 105 डेज पे खत्म होगा। 105 डेज क्यों लिखे हैं मैंने, क्योंकि देखो बी के 15 डेज हैं, तो 90 प्लस 15 105। और इसी तरह आपके पास जो एफ है, एफ में आपके पास क्या आ जाएगा, 90 जो है इसका स्टार्ट डे अर्ली स्टार्ट हो जाएगा और फिनिश इसका कब हो जाएगा, 1 और 5, ये इसका फिनिश डेट हो जाएगी। ठीक है, यानी एफ की स्टार्ट डेट हमारे पास अर्ली स्टार्ट डेट 90 है। ठीक है, और अर्ली फिनिश डेट इसकी 115 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बी को भी कंप्यूट कर लिया, एफ को भी कंप्यूट कर लिया और आई को भी कंप्यूट कर लिया। आई के देखें 30 डेज से, इसलिए हमने 90 प्लस 30 जो है 120 डेज तक जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे बता सकते हो कि सी का अर्ली स्टार्ट ई एस क्या होगा, ई एस और ई एफ। तो अर्ली स्टार्ट इसका 105 होगा और अर्ली फिनिश कितना होगा, 110। ठीक है, तो क्या अब आप जी का निकाल सकते हैं, ई एस और ई एफ। तो ई एस और ई एफ इसका क्या होगा, इसका ई एस होगा 110 माइनस, और आगे 14 ऐड करो तो 124। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे कि कुछ एंटिटीज की, कुछ एक्टिविटीज की ना दो प्रीडिसेसर हैं, तो हमने दो टाइम कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, हमने दो टाइम कैलकुलेट करने हैं। अब ये हमने सी की तरफ से कंप्यूट किया, अभी हमने एफ की तरफ से नहीं किया। अगर हम इसको एफ की तरफ से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 115 में 14 ऐड करेंगे तो 129। ठीक है, समझ आई मेरी बात, अंडरस्टैंड किया आपने। इसी तरह अब डी को देखेंगे। ठीक है, डी को देखेंगे। ठीक है, फिर आपके पास जो है आई की हेल्प से जे का फाइंड किया जाएगा, फिर डी की हेल्प से ई का फाइंड किया जाएगा, फिर एच का फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, जो मैंने फाइंड किया बिल्कुल करेक्ट है, 105 और 110। अब देखें इसका कितना है, 110 और 124। और अगर हम एफ की तरफ से निकालें तो कितना आएगा, 115 और 129। ठीक है, 115 और आपका क्या होगा, आपका 129 होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि देखो, अब जब आपने डी को फाइंड आउट करना है ना, डी का, जब आपने डी का फाइंड आउट करना है, अब प्रीवियस आपको दो रिकॉर्ड मिल रहे थे। ठीक है, दो रिकॉर्ड मिल रहे थे, दो रिकॉर्ड मिल रहे थे। तो अब आपने जब फॉरवर्ड पास को चूज करना है, जब आपने फॉरवर्ड पास को चूज करना है, तो फॉरवर्ड पास में आपने पीछे अगर प्रीवियस एंटिटी एक्टिविटी की दो हमें रिकॉर्ड्स मिल रहे हो, तो उसमें से जो मैक्सिमम होगा ना आपने वो लेना है, जो मैक्सिमम होगा आपने वो लेना है। ठीक है, यानी आपका प्रोजेक्ट जो है वो क्या हो, उसके अंदर कोई रिस्क ना रह जाए। ठीक है, तो ज्यादा दिन काउंट कर लेने हैं, कम दिन काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, तो अब डी का आपने निकालने के लिए क्या करना है, 129 से शुरू करना है। ठीक है, ई एस और इसका 20 ऐड करोगे तो 130 और सॉरी 149 आ जाएगा इसका। ठीक है, 129 और 149। ठीक है, तो ये आपके पास ये आ गया। ये मेरी बात दोबारा सुन लें कि जब प्रीवियस एक्टिविटी के दो रिकॉर्ड्स मिल रहे हो, तो उसमें से जो मैक्सिमम ड्यूरेशन आपको मिल रही हो, जिसका एंड डेट जो है, जिसका अर्लीस्ट फिनिश डे ज्यादा नजर आ रहा हो आपको, ठीक है, आपने वो चूज करनी है। ठीक है, जिसका अर्लीस्ट फिनिश डेट और अर्लीस्ट स्टार्ट डेट दोनों का ज्यादा होगा, आपने उस रिकॉर्ड को, आपने उस टाइम को कंसीडर करते हुए नेक्स्ट एक्टिविटी की ड्यूरेशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये डी का निकल आया। अब कौन सा निकलेगा, अब जे का निकलेगा। ठीक है, और ई का निकलेगा और एच का निकलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखो ये जे का भी आ गया। ठीक है, तो ये जे का फाइंड आउट करने के बाद अब देखो कि हमने क्या किया है कि अब हमारे पास इस डी एक्टिविटी के बाद हमारे पास ई आ रहा है, हमारे पास एच आ रहा है और हमारे पास जे आ रहा है। तीन हमारे पास लास्ट एक्टिविटीज बचती हैं, यानी हमने या ई पे खत्म करनी है बात, या एच पे खत्म करनी है, या हमने इस पे खत्म करनी है, हमने जे पे खत्म करनी है। अब जे का देखो, जे का इस तरफ से तो 165 निकला था, इस तरफ से क्या निकलेगा, इस तरफ से निकलेगा 120 और 45 ऐड करो तो कितना होता है, 165। ठीक है, तो 165 भी निकल आया। ठीक है, तो 165। इसके बाद अब देखना ये है आपने कि आपने जो इस तरफ से हम आ रहे थे, इस तरफ से हम आ रहे थे,
वो हमारे पास था 149 और 194। अब ये समझ आई कि ये 149 और 194 कैसे आए, ये जब हम डी की तरफ से आए हैं तो इसका जो डेज था वो हाईएस्ट था, इसका जो डेज था वो कम था, ठीक है, लोएस्ट था, तो हमने हाईएस्ट को पिक करना था। तो अब हमारे पास देखो इस एंटिटी पे क्या हम फिनिश कर सकते हैं प्रोजेक्ट को 177 डेज पे? नहीं, क्योंकि इससे हायर रेट भी हमारे पास मौजूद है और सॉरी हायर डेज की कैलकुलेशन भी मौजूद है। क्या 170 हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट 177 डेज में खत्म हो सकता है? तो नहीं, क्योंकि इससे भी कोई हाईएस्ट वैल्यू एक एक्टिविटी की मौजूद है, तो उस एक्टिविटी की जो वैल्यू है वो 194 है। यानी इससे साबित हुआ कि जीरो से हमने शुरू किया, जीरो से शुरू किया और 194, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम कह सकते हैं कि 0 डे से हमने शुरू करना है और 194 डेज हमारे लगेंगे इन सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। इन सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए हमारे इस प्रोजेक्ट को कितने डेज रिक्वायर्ड हैं? 194 डेज रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, 194 डेज रिक्वायर्ड हैं। और देखो हर एक्टिविटी का मैंने आपको बता दिया कि किस एक्टिविटी को स्टार्ट कब करना है और किस एक्टिविटी इस एक्टिविटी को खत्म कब करना है, ठीक है। जल्दी स्टार्ट किया तो जल्दी खत्म किया, जल्दी स्टार्ट किया जल्दी खत्म किया। लेफ्ट वैल्यू ES कहलाएगी, राइट वैल्यू आपकी EF कहलाएगी, अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश। तो आपको मैंने प्रोजेक्ट की सिर्फ ड्यूरेशन बताई थी और एक्टिविटीज के प्रीडिसेसर्स बताए थे। अब आपने खुद अंदाजा लगा लिया कि उसको आपने नेटवर्क डायग्राम में भी कन्वर्ट कर लिया और उनसे आपने प्रोजेक्ट की टोटल ड्यूरेशन से अर्ली स्टार्ट भी फाइंड कर लिया, अर्ली फिनिश भी फाइंड कर लिया और इस पूरे प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट भी फाइंड कर ली और आपने फिनिश डेट भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो टोटल 194 डेज रिक्वायर्ड होंगे यूजिंग फॉरवर्ड पास, यूजिंग फॉरवर्ड पास। और फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि यूजिंग फॉरवर्ड पास आप जब भी लेफ्ट टू राइट जा रहे होंगे तो अगर आपके पास दो वैल्यूज आएंगी तो उसमें से आपने मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। यानी प्रोजेक्ट को मैक्सिमम कितने दिनों में खत्म किया जा सकता है, तो आपने मैक्सिमम डेज आपको रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। समझ आ गई मेरी बात? अब हम करते हैं इसको दूसरे मेथड के थ्रू, कि बैकवर्ड पास के थ्रू करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड पास के थ्रू करते हैं। अब 94 डेज का पता चल गया, ये जो 194 डेज ये आए हैं, पर्पल कलर या पिंक कलर जो भी है ये, ठीक है, पर्पल है, तो 194 डेज जो है आपको नजर आए हैं, तो ये हमारे पास मैक्सिमम ड्यूरेशन है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, ठीक है। अब हमारे पास हम कह सकते हैं कि ये जो जीरो था ये हमारे पास ES था और 194 हमारे पास क्या है इस प्रोजेक्ट का, EF है प्रोजेक्ट का। अगर मैं एक्टिविटी की बात करूंगा तो एक्टिविटी की लेफ्ट वैल्यू जो थी वो ES थी, राइट वैल्यू आपके पास EF थी। अब मैं होल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, होल प्रोजेक्ट में ES क्या है और EF क्या है, ये आपने गोश नज़ीर जो अपने दिमाग में बिठा लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, अब बैकवर्ड पास की तरफ चलते हैं। पहले फॉरवर्ड पास बताया था मैंने, अब आपको मैंने बैकवर्ड पास बताने लगा। तो ये स्लाइड को समझने के लिए अगर आपको इसकी वर्किंग समझ आ गई तो ये स्लाइड समझ आ जाएगी। तो हम इसकी पहले वर्किंग कर लेते हैं ताकि आपको ये स्लाइड समझ आ सके। बैकवर्ड पास में क्या करना है कि हमारे पास 3 एक्टिविटीज हैं, 3 एक्टिविटीज में देखो कि सबसे आपके पास जो है 194 आपके पास मैक्सिमम डे था, 194 आपके पास मैक्सिमम डे था। अब आपने कंसीडर ये करना है कि 194 से बैकवर्ड जाना है, ठीक है। इधर हमने 0 से शुरू किया था और प्लस प्लस करते गए थे, अब इधर हमने 194 से शुरू करना है और माइनस माइनस करते जाना है, ठीक है। यानी इसका लेट फिनिश, अब लेट फिनिश क्या कब होगा? 194 पे होगा और इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या, ये 45 डेज, यानी लेट फिनिश माइनस AD, ठीक है, एक्टिविटी ड्यूरेशन। तो लेट फिनिश था हमारे पास 194 माइनस 44, सॉरी ये 9 है भाई, सॉरी सॉरी, और ये 4 है, ठीक है, मैंने 149 लिख दिया था। 194 माइनस 45, ठीक है, तो ये बन जाते हैं आपके पास 149 डेज बन जाते हैं, ठीक है। यानी अब आपके पास लेट स्टार्ट निकला है, ये वैल्यू जो निकली है ये आपके पास क्या है, लेट स्टार्ट है, LS है। और ये 194 क्या थी, ये आपके पास LF थी, ठीक है। और ये जो ड्यूरेशन लिखी हुई है ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास AD थी, यानी टोटल एक्टिविटी की ड्यूरेशन थी। जब हम लेफ्ट टू राइट गए थे तो हम प्लस प्लस करते गए थे, जीरो से आगे ऐड करते गए थे एक्टिविटी की ड्यूरेशन को,
लेकिन जब हम बैकवर्ड पास में आएंगे तो हम टोटल प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन थी 194 डेज, उनमें से हम क्या करेंगे, उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को माइनस करेंगे। तो हमारे पास उस एक्टिविटी की लेट स्टार्ट भी निकल आएगी और लेट फिनिश भी निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरह हमने जे की भी लेट फिनिश निकाल ली, और हमने एच की भी निकाल ली, और हमने ई की भी निकाल ली। ठीक है, तो अब इन तीनों में से देखो, सिलेक्ट करो कि सबसे जो कम है ड्यूरेशन, वो किसकी नजर आ रही है आपको। सबसे कम ड्यूरेशन आपको किसकी नजर आ रही है। अब उस वैल्यू को पकड़ के हमने डी की वैल्यू निकालनी है। इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को चूज करके डी की वैल्यू निकालनी है। तो तब हमने क्या किया था, जब हमारे पास दो दो वैल्यूज आ रही थी फॉरवर्ड पास में, हमने मैक्सिमम वैल्यू को चूज किया था। लेकिन अब बैकवर्ड जाते हुए हम क्या करेंगे, इसमें से मिनिमम वैल्यू को चूज करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है इसके अंदर, बताएं। जे की है, एच की है, या ई की है मिनिमम वैल्यू। हाँ जी, मिनिमम वैल्यू किसकी है, मिनिमम वैल्यू किसकी है, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश टाइम किसका कम शो हो रहा है। तो देखें, ई का। ठीक है, ई का, ई का कितना है, 170 है, 170 निकल, सॉरी नहीं नहीं, 173, 94 इसका है, 166 का है, तो 149, तो ये 149 वाला सबसे, इसका जो है अर्लियर लेट स्टार्ट डेट जो है, वो सबसे कम किसकी है, वो सबसे कम जे की है। ठीक है, जे की है सबसे कम डेट आपकी। तो अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, आपका ये 149 को क्या करेंगे, हम बना देंगे क्या, ये 149 हो जाएगी हमारी एल एफ, जब हमने पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई इसकी एल एफ, और इसमें से 20 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसकी एल एस आ जाएगी, लेट स्टार्ट आ जाएगा। मेरी बात समझ आई, कि इन तीनों एक्टिविटीज में से देखना था कि सबसे मिनिमम जो है लेट स्टार्ट किसका आ रहा है। ठीक है, जब हम फॉरवर्ड में जा रहे थे तो मैक्सिमम देख रहे थे, जब हमने बैकवर्ड में जाना है तो मिनिमम वैल्यू देखनी है, तीन एक्टिविटीज में से किसकी है। तो तीनों में से मिनिमम एक्टिविटी जे की थी और वो 149 थी, तो इसलिए इसकी लास्ट वैल्यू 149 बन जाएगी, और 149 में से इसकी एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ये आपके पास लेट फिनिश था, लेट फिनिश में से एक्टिविटी ड्यूरेशन माइनस की, तो 129 आपके पास लेट स्टार्ट आ गया। ठीक है, तो लेट स्टार्ट आपके पास डेट आ गई। अब इसको यूज करते हुए, डी की यूज करते हुए अब हम जी की फाइंड करेंगे। ठीक है, इस तरह इस जे को यूज करते हुए हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जी की निकल आई, ये हमने आई की निकाल दी। अब मुझे बताओ, ये देखो कि आपके पास अब अगर सी की निकालनी है, तो सी के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 115 में से क्या माइनस करूंगा, सी की टोटल ड्यूरेशन। और सी की टोटल ड्यूरेशन कितनी है आपके पास, सी की टोटल ड्यूरेशन कितनी है यार, 5। ठीक है, तो 115 में से 5 निकालूंगा तो 110 आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हमने फिर बी की निकाली। अब इधर से हम ए तक पहुंच चुके हैं, अब इधर से हम ए तक पहुंचेंगे। ठीक है, इधर से ए तक पहुंच गए, फिर हमने इधर से ए तक पहुंचना है। अब तीनों साइडों से हम ए तक पहुंच गए हैं, और इसका था 0 और 90 आई है, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश। इसकी 595 आई है, इसकी 2919119 आई है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि जो मिनिमम होगी आपने वो चूज करनी है। ठीक है, तो मिनिमम इसकी कितनी है, 0 और 90। ठीक है, 0 और 90। तो इससे साबित हुआ कि हमारे पास इसका ई एस भी 0 था और एल एस भी 0 है, और लेट फिनिश भी 90 आया, और अर्ली फिनिश भी 90 आया है। तो इट मीन्स कि इस एक्टिविटी को हम लेट नहीं कर सकते, इस एक्टिविटी को हम डिले नहीं कर सकते। इसको हमें 0 डे पे ही स्टार्ट करना पड़ेगा, और 90 डेज पे जाके खत्म करना पड़ेगा। कोई रिलैक्सेशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रिलैक्सेशन नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने फॉरवर्ड पास तो फाइंड कर लिया था, ये हमने बैकवर्ड पास क्यों फाइंड आउट की है। तो बैकवर्ड पास को फाइंड करने का जो मकसद था हमारा, मैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाकर बताता हूँ, कि हमने एक्चुअल में ये देखना था कि हमने स्लैक टाइम फाइंड आउट करना था। ठीक है, स्लैक टाइम ऐसा टाइम होता है कि एक्टिविटी स्टार्ट टाइम एंड कंप्लीशन टाइम में बी डिलेड बाय द प्लान रीजन, कि हो सकता है कि आपका किसी एक्टिविटी का जो है लेट स्टार्ट डे और हो, और लेट अपना सॉरी अर्ली स्टार्ट डेट और निकल आए, और लेट स्टार्ट डेट और निकल आए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उन दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं।
ठीक है। सम ऑफ दीज डिलेज में इफेक्ट द ओवरऑल कंप्लीशन डेट, तो वो जो डिलेज हैं वो आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। टू लर्न अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ दीज डिलेज वी कैलकुलेट द स्लैक टाइम एंड फ्रॉम द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, स्लैक टाइम फाइंड करने, स्लैक टाइम का फार्मूला ये होता है कि एल एस में से माइनस करना है आपने ई एस, ठीक है, या आपने एल एफ में से माइनस कर देना है ई एफ। तो अब मैं वापस अगर इसी डायग्राम पे ले आऊं, तो अगर मैं बी की बात करूं तो फार्मूले में क्या था, एल एस माइनस ई एस, एल एस माइनस ई एस, ठीक है, या एल एफ माइनस ई एफ, तो दोनों में से एक ही बात है। तो अगर इसका एल एस क्या आपके पास, लेट स्टार्ट क्या है आपके पास, ये है, ये एल एस है, और ये मेरे पास क्या है, ई एस है, और एल एस माइनस ई एस यानी 95 माइनस 90 इज इक्वल टू 5 डेज। तो यानी ये बी जो हमारे पास एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर हम 5 दिन का डिले कर सकते हैं। यानी अगर हम 5 दिन रिलैक्स होकर बैठ जाएं, कोई काम ना करें, तो हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो बी एक्टिविटी ऐसी है जिसके अंदर डिफरेंस नजर आ रहा है कि इसके अंदर हमें मार्जिन है, हमारे पास 5 दिन की हम ना आगे पीछे कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, यानी रेस्ट मार सकते हैं 5 दिन का। ठीक है, तो इस तरह आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक आपने सारी की सारी एक्टिविटीज के सिलेक्ट टाइम फाइंड करने हैं यूजिंग दिस फार्मूला, और इस टेबल के अंदर आपने लिखने एक्टिविटीज के नाम, ठीक है, और अपना फार्मूला एल एस माइनस ए एस, ठीक है, उनकी वो वैल्यूज जो आपने डायग्राम से निकाली होंगी, और जब आप उनको माइनस करेंगे, या एल एस में से ई एस माइनस कर लें या एल एफ में से ई एफ माइनस कर लें, तो दोनों का रिजल्ट भी सेम निकलेगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो कि अभी हमने देखो एल एस में से ई एस माइनस किया, अगर मैं एल एफ में से ई एफ माइनस कर देता, 110 में से 105 माइनस करता, तो जवाब मेरा फिर भी 5 ही आता। ठीक है, तो इसलिए आपने लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट माइनस कर दिया, या लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश माइनस कर दिया, तो आपके आंसर पे कोई फैक्टर नहीं पड़ेगा, सेम आपका डिले टाइम निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए एल एस माइनस ए एस या एल एफ माइनस ई एफ का एक ही मतलब है। तो ये चार्ट बनाने के बाद ये जो सिलेक्ट टाइम आपके निकले हैं, ठीक है, ये वाले, इस इसमें से जो आपके पास जीरो एक्टिविटीज आ रही हैं, यानी एक्टिव जिनका सिलेक्ट टाइम जीरो आ रहा है, ये आपके पास वो एक्टिविटीज हैं जो कि क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जो आपके पास क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। देखो हमारे टॉपिक की हेडिंग क्या थी, क्रिटिकल पाथ मेथड, कि हमने अपने एक्टिविटीज में से क्रिटिकल एक्टिविटीज को मैप करने के लिए, ढूंढने के लिए ये सारा प्रोसीजर किया, जिसमें हमें नेटवर्क डायग्राम बनानी पड़ी, जिसमें हमें फॉरवर्ड पास यूज करना पड़ा, जिसमें हमें बैकवर्ड पास यूज करना पड़ा। लेट स्टार्ट जो है वो हमें बैकवर्ड पास की हेल्प से निकला, और अर्ली स्टार्ट हमारा फॉरवर्ड पास की हेल्प से निकला। ठीक है, तो ये जो सिलेक्ट टाइम जिनके जीरो निकल रहे हैं, ये हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज है, मस्ट बी रिजिडली स्केजुअल, कि इन दिनों इन एक्टिविटीज को इनके टाइम पे शुरू करना पड़ेगा और इनके टाइम पे खत्म करना पड़ेगा। इनमें आप कोई झिझक नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते। ठीक है, और डिले जिनमें कर सकते हैं, जिनके वैल्यूज यहाँ पर मेंशन है, इसमें 5 दिन का डिले ला सकते हैं, बी में सी में भी 5 दिन का ला सकते हैं, ई में 24 दिन का डिले ला सकते हैं, एच में 17 दिन का डिले ला सकते हैं, आई में 29 दिन का डिले ला सकते हैं। तो ये वो एक्टिविटीज हैं जिनमें डिले लाया जा सकता है। और अगर आप ए डी एफ और जी और जे के अंदर डिले करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपका प्रोजेक्ट डूब जाएगा, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब इस क्रिटिकल पाथ के अंदर मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से जो है स्टार्ट नोड कैसे पकड़नी है और फिनिश नोड कैसे पकड़नी है, और स्लैक टाइम जो है वो जीरो किस चीज को शो कर रहा है, और आपकी नेटवर्क डायग्राम कैसे बनी है। अ क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क। द सम ऑफ द completion time for the activities of the critical path is the minimal completion time of the project। कि अगर आप अपने एक्टिविटीज के क्रिटिकल पाथ को सम अप कर लें, तो आपके पास मिनिमल कंप्लीशन टाइम निकल आएगा, कि जो टाइम ड्यूरेशन निकल आएगा, जितने दिन आप जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसको आप एक्सीड करोगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो फेलियर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ अभी हमने मैप नहीं किया, अभी हमने क्रिटिकल पाथ नहीं बनाया, अभी हमने सिर्फ स्लैक टाइम निकाला है। तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, द स्पेसिफिक सेट ऑफ सिक्वेंशियल टास्क upon which the project completion date depends are the longest full path।
ऑल प्रोजेक्ट हैव अ क्रिटिकल पाथ, हर प्रोजेक्ट के अंदर क्रिटिकल पाथ होते हैं, ठीक है। एक्सेलरेटिंग नॉन क्रिटिकल टास्क डू नॉट डायरेक्टली शॉर्टन द स्केड्यूल, कि आप कभी भी जो है अंदाजे से जो है अपने प्रोजेक्ट को शॉर्ट नहीं कर सकते, हमेशा आपको मैथमेटिकल वे में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो बॉक्सेस मैंने हाईलाइट किए हैं ए, एफ, जी, डी और जे, तो ये कौन से पाथ हैं? ये वो पाथ हैं, ये वो एक्टिविटीज हैं जिनके अंदर सिलेक्ट टाइम क्या था, 0 था। ए, एफ, जी, डी, जे, ए, एफ, ठीक है, ए, ये देखें ए और डी, उसके बाद एफ और जी और जे, ये वो थे जिनका सिलेक्ट टाइम 0 निकला है। तो ये आपने हाईलाइट कर लिए। अब आपने अपनी ट्री में से, अपने इस नेटवर्क डायग्राम में से बाकी सारी एक्टिविटीज को डिलीट कर देना है और इन एक्टिविटीज को रख लेना जिनका सिलेक्ट टाइम 0 आया है, यानी ए, एफ, जी, डी और जे। किस तरीके से? ये जो ये बाकी बच गया, बाकी एक्टिविटीज को आपने डिलीट कर देना है। तो ये आपके पास एक क्रिटिकल पाथ निकल आएगा, डी ए, एफ, जी, डी और जे। इसको इसी सीक्वेंस में आपने लिखना है, ठीक है, ताकि पता चले कि 0 डे से आपका स्टार्ट हो रहा था और 194 डेज पे आपने इख्तिताम किया है इसका, ठीक है। इसका सिलेक्ट टाइम जो है आपने फाइंड आउट करने के बाद अपने इस ट्री को शॉर्ट करके ये क्रिटिकल पाथ आपने हाईलाइट करके बता देना है। ए, आपके इस ट्री के अंदर मैंने तो सारे टास्क शो करवा दिए हैं ना, सारी एक्टिविटी, लेकिन आपने सिर्फ ए, एफ, जी और डी और जे को शो करवाना है, ठीक है। तो ये पाथ आपका जो है, सिर्फ ये पाथ आपका क्रिटिकल पाथ कहलाएगा इस प्रोजेक्ट का, जो 0 डे से शुरू होगा और 194 डेज पे खत्म होगा। लेट और सॉरी अर्ली, ठीक है, और लेट 0 से शुरू होगा लेकिन 149 डेज पे खत्म हो जाएगा। समझ आ गई? अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको अब आपने खुद परफॉर्म करना है। देखो एक्टिविटीज के नाम जो है मैंने यहाँ पर स्टार्ट रख दिया है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी है। इसका मतलब किक ऑफ मीटिंग है, ठीक है, और इसका प्रीडिसेसर कोई नहीं दिया। और फिर मैंने ए एक्टिविटी दी है जिसकी डिस्क्रिप्शन प्लानिंग है, और प्लानिंग को मैंने स्टार्ट का प्रीडिसेसर बता दिया स्टार्ट। इस तरह आपने इन एक्टिविटीज के नामों को देखते हुए, इन प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को देखते हुए और इन प्रीडिसेसर को देखते हुए आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है और मुझे सबमिट कराना है, ठीक है, सबमिट कराना है। अब ये जब आपके पास एक्टिविटी चार्ट बन जाता है, यानी ये जो चार्ट आपको जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम बनाने के बाद, ये जो टेबल दिखा रहा हूँ, ये टेबल बनाने के बाद आपने गैंट चार्ट के बारे में स्टडी करना है। गैंट चार्ट क्या जी? गैंट चार्ट आर अ प्रोजेक्ट प्लानिंग टूल दैट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द टाइमिंग ऑफ अ टास्क। अब देखो, आप पहले सोच रहे थे कि हमारे पास किसी भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट डेट ही नहीं थी, अर्ली फिनिश डेट नहीं थी, अभी तो आपके पास सिर्फ टोटल ड्यूरेशन थी। तो वो आपने फॉरवर्ड बैकवर्ड पास लगा के सीपीएम के थ्रू इनकी अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट लेट फिनिश निकाल ली है। अब आप इसको गैंट चार्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्या किया जाता है, दो दो चीजें डिस्क्राइब की जा रही होती हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम बताया जा रहा होता है और वाई एक्सिस में आपकी एक्टिविटीज बताई जा रही होती हैं। किस तरीके से? देखें इस तरीके से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये देखो, यहाँ पर आपकी वही एक्टिविटीज के नाम आ गए, उनकी टोटल ड्यूरेशन आपने बता दी, और ये स्टार्ट टाइम आपने उधर से देख के लिखना है आपने, जो आपने उस डायग्राम के थ्रू निकाला है, और फिर आपने उसको ग्राफिकल जो वे में आपका सॉफ्टवेयर उसको जनरेट कर देगा। आपने उन टास्क के नाम मेंशन करते जाना है, उनकी डिस्क्रिप्शन देते जाना है, और यहाँ पर आप एक नया कॉलम भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, कि आप उसके ऊपर अपना टीम मेंबर कौन सा जो है उसके ऊपर अप्लाई यानी असाइन करेंगे, किस टीम मेंबर को ये टास्क आप असाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सीपीएम का टॉपिक था। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट था। रिस्क मैनेजमेंट को हमने डिस्कस किया हुआ ऑलरेडी कि इसकी 3 टाइप्स होती हैं, प्रोजेक्ट रिस्क, प्रोडक्ट रिस्क और आपका बिजनेस रिस्क, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स को एक दफा दोबारा आपने गो थ्रू कर लेना है, और ये आपको मैंने ये चार्ट भी उस दिन गो थ्रू किया था हमने, जिसमें मैंने इसकी टाइप्स बताई थी और बताया था कि ये किस तरीके से ये प्रोजेक्ट रिस्क है और ये किस तरीके से प्रोडक्ट रिस्क है। ये कैटेगरीज आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं, कि मैं आपको कहूँ कि ये जो है रिस्क की टाइप्स हैं, और मुझे बताओ कि ये किस टाइप के रिस्क है, रिस्क को आइडेंटिफाई करो किसी केस स्टडी में से, ठीक है। तो ये रिस्क को मैनेज करने का ये प्रोसेस होता है कि 4 स्टेप में हम उसको प्रोसेस को मैनेज करते हैं। सबसे पहले रिस्क को ढूंढा जाता है, ठीक है, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, और उसको प्लानिंग के दौरान, पहले प्लानिंग के दौरान ही उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। देन फिर हम उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट कर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिस्क ना आ सके, ठीक है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का एक प्रोसेस है। लेक्चर हम आज का ख़त्म करते हैं, ठीक है जी।